खबर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी दिखती है और खबरों को समझने के लिए जरूरी है उसका नजरिया समझना। नमस्कार, खबरों का नजरिया लिए हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा न्यूज इनसाइट लेकर। आज बात करेंगे भारत के विश्व शक्ति बनने के क्रम में कश्मीर में होने वाले G20 की बैठक की। उसके बाद बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और उससे दुनिया भर में क्रांति और भय दोनों की जो लहर है। तीसरी बड़ी खबर होगी एक्सटॉर्शन के बाद से एक्सटॉर्शन का फलता फूलता साम्राज्य। और अब बात न्यूज इनसाइट के उस विश्लेषण की जिसका आपको इंतजार रहता है। बात करेंगे कश्मीर की आबो हवा कैसे बदल रही है। जन्नत को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए पहले, और ये कश्मीर का एरियल व्यू है। कुछ इस तरह से अब दिखता है कश्मीर। कश्मीर में जगह जगह उसे संवारने और सजाने का काम चल रहा है। ये श्रीनगर का लाल चौक है। कभी यहां आतंकियों के खौफ का साया हुआ करता था। अब इसकी तस्वीर कैसे बदल गई है, कैसे पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, ये देखें आप। लाल चौक के घंटा घर से लेकर तमाम उन सड़कों पर जो श्रीनगर में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उन सड़कों पर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। झेलम रिवर फ्रंट को भी सुंदर बनाया जा रहा है। इस रास्ते पर पार्क, साइकिल ट्रैक के साथ रीडिजाइनिंग की जा रही है। विदेशी मेहमान जन्नत को निहार सकें, इसलिए कश्मीर में तेज रफ्तार से काम चल रहा है। प्रोजेक्ट्स को इस आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है कि G20 के प्रतिनिधि क्या देखेंगे, यानी क्या खास रहेगा कश्मीर में, ये कैसे लोकलुभावन हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में। 2.5 किलोमीटर लंबे मौलाना आजाद रोड को विकसित और पुनर्जीवित किया जा रहा है। डल लेक को जोड़ने वाली सचिवालय की रोड पर तेजी से काम चल रहा है। इंदिरा गांधी रोड का एक सेक्शन श्रीनगर एयरपोर्ट को बाकी शहर से जोड़ता है, उसे दोबारा डेवलप किया जा रहा है। G20 की बैठक होने से पहले सारा काम पूरा करने का लक्ष्य है। अब आपको बताते हैं G20 क्या है और क्या है इसकी भूमिका। भारत कैसे विश्व गुरु होने जा रहा है इस G20 की बैठक के बाद। भारत ने यह एहसास दुनिया को कराया है कि वो विश्व गुरु है और उसके लिए किसी मुहर की उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज से नहीं सदियों से भारत विश्व गुरु है। हमने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया, दुनिया को हमने सभ्यता सिखाई, और ये उस समय की बात है जब यहां चाणक्य की नीति विदेशों में फली फूली। कैसे, वो आपको हम समझाते हैं। दुनिया को विकसित देशों से रूबरू कराने का जो सिलसिला भारत का है, वो अब इस G20 की बैठक में क्या होने जा रहा है, कश्मीर को इससे क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे अपने इस विश्लेषण में। लेकिन पहले आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि कश्मीर बिल्कुल जन्नत की तैयार हो गया है। एक तो आपने कहावत सुनी होगी जो कश्मीर के विषय में काफी कही जाती है, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है और सिर्फ यहीं पर है। यह कश्मीर के लिए कहा जाता है। कश्मीर की वादियां गुलजार हैं लोगों और G20 के स्वागत के लिए। आप भी देखें इस दृश्य को और आनंद लें। कश्मीर जहां कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आतंकी हमलों की वारदातें अक्सर कश्मीर के विषय में सुर्खियों में होती थी, वो कश्मीर बदल चुका है। अब वहां मेहमानों की चहल पहल है, गुलजार हो रहेगी कश्मीर। अब सबसे पहले बात उस पाकिस्तान की करेंगे जिसने कश्मीर को बदरंग किया था। आप जानते ही होंगे कि कश्मीर के नाम पर दुनिया में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठ बोला और उसको फैलाता रहा। UN में भी झूठी कहानियां सुनाता रहा। कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है और पाकिस्तान इसे विवादित भी बताता है। उल्टा पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाता रहा और यह किसी से छुपी नहीं। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस चीज का इजहार किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने भी यह माना कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी घटनाएं को अंजाम दे रहा है और भारत में जो भी आतंकी वारदात होती है उसकी जड़ पाकिस्तान में है। यह कोई भारत ने नहीं कहा, यह अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जितने विकसित देश हैं, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक ये बातें कही गई और तमाम फोरमों पर भारत के प्रतिनिधियों ने ये बात रखी। भारत के प्रधानमंत्री ने दो टूक इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को साफ कहा कि आपके यहां से कश्मीर में आतंकी गतिविधियां फैलाई जाती है, और यही नहीं, उन्होंने कहा कि बंदूक के साए में बातचीत नहीं हो सकती और इसी वजह से पाकिस्तान से हमारा रिश्ता खत्म हो के कगार पर आया, क्योंकि पाकिस्तान में आतंक की खेती होती है और हम अपने यहां
अन्न की खेती करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में आज अन्न नहीं है, वो भारत की तरफ हाथ फैलाए खड़ा है, क्योंकि हमने आतंकवाद नहीं फैलाया, हमने अन्न और फैलाई और खुशबू फैलाई। पाकिस्तान यहां से आतंकी भेजता है। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की जनता को गुमराह करके वोट बैंक की सियासत की जाती है। इसलिए पिछले साल सिर्फ G20 की मीटिंग की घोषणा मात्र से पाकिस्तान बिलबिला उठा था। और क्यों ना बिलबिलाए? क्योंकि उसे लगता है जो मुल्क एक साथ आजाद हुआ वो इतना विकसित क्यों है? क्योंकि हमने आपके साथ दर्द साझा किया, लेकिन आपने हमें दर्द दिया। और शायद यही वजह है कि भारत आज विश्व गुरु है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिखार अहमद ने G20 की मीटिंग कश्मीर में होने की आशंका पर ही रोना धोना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान इसे नहीं मानता। आप ना माने, कोई बात नहीं। पाकिस्तान भारत की इस कोशिश को पूरी तरह नकारता है। तो सोचिए, उस वक्त तो भारत ने अभी घोषणा भी नहीं की थी, अब तो भारत ने मीटिंग का कैलेंडर, डेट सब जारी कर दिया है। तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? खैर, पाकिस्तान अपने ही अंदरूनी कलह में इतना उलझा है कि वो दूसरे की तरफ क्या देख सकता है। लेकिन हाँ, उसके दिलो दिमाग में जो आतंकी गतिविधियां भारत के खिलाफ करने की साजिश है वो बदस्तूर जारी रहती है, और इसी वजह से वहां यह हालत है। पाकिस्तान जले पर नमक छिड़क दिया गया उसके जले पर, और भारत का बढ़ता कद पाकिस्तान को कैसे नागवार गुजरा ये सब बाखूबी जानते हैं। क्योंकि अब भारत जब विदेशी मेहमानों को कश्मीर की बदलती तस्वीर दिखाएगा तो पाकिस्तान खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएगा। कैसे, इसे समझाते हैं आपको। पाकिस्तान अपनी बदहाली के लिए IMF से जितना कर्ज मांग रहा है उससे ज्यादा तो भारत कश्मीर में खर्च कर रहा है। आपको बता दें कि कंगाल पाकिस्तान IMF से 7 बिलियन का कर्जा मांग रहा है, जो वो देने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए तमाम शर्तें IMF ने रखी हैं और जिसके लिए दुनिया की कोई शर्त पाकिस्तान मानने के लिए तैयार भी हो रहा है, क्योंकि अब वहां जो स्थिति है उसमें सिर्फ IMF ही उसको एक सहारा दे सकता है। लेकिन अब भारत की बात करें, भारत कश्मीर में उससे दोगुना 14.5 बिलियन का निवेश कर रहा है, सिर्फ कश्मीर में उसकी सुंदरता, उसकी आबो हवा बदलने के लिए। विदेशी मेहमान जब जाएंगे तो कश्मीर की खूबसूरती देखेंगे, वहां के विकास को देखेंगे, तो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश विश्व स्तर पर होगा। क्योंकि अब तक पाकिस्तान दुनिया को कश्मीर का नकारात्मक चेहरा ही पेश करता रहा था। इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर की छवि दुनिया के पटल पर दिखे। पहले अरुणाचल और अब कश्मीर पर भारतीय कूटनीति से सारी दुनिया में भारत की धाक बढ़ेगी। पाकिस्तान के अलावा भारत के बढ़ते कद से चीन भी परेशान है। अरुणाचल की G20 की मीटिंग के बाद चीन इतना बिफर गया था कि अरुणाचल प्रदेश के 11 गांवों के नाम बदलने की लिस्ट जारी कर दी। जहां एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों के पास 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हैं, इफ्तार के लिए फल लूटे जा रहे हैं, पानी की किल्लत है और पैसे के लिए हर देश के सामने पाकिस्तान हाथ फैला रहा है। इसलिए तो भारत सरकार ने G20 की मीटिंग को देश के चारों दिशाओं में करने का प्लान तैयार किया। उससे हम विश्वगुरु तो बनेंगे ही, साथ ही विश्व में हमारी एक छाप भी होगी और धाक भी होगी। पाकिस्तान चीन को एक्सपोज भी किया जाएगा इन्हीं मीटिंगों के जरिए। 22 से 24 मई को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की मीटिंग की थीम फिल्म पर्यटन है। चीन और पाकिस्तान लगातार G20 की बैठक में जम्मू कश्मीर में कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान G20 में शामिल अपने समर्थक देशों को साध कर इस बैठक का विरोध कर रहा था। चीन ने मार्च ही में कहा था कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। अब श्रीनगर में यह बैठक कराए जाने के बाद माना जा रहा है कि चीन इससे दूरी बना सकता है। और आज गृहमंत्री का जो दौरा अरुणाचल के क्षेत्र में हुआ उससे चीन और बौखलाया हुआ है। तो वहीं भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE के भी गेस्ट बुलाए हैं। बतौर अतिथि उनको भी भारत ने शामिल किया है ताकि वो आए। G20 के वो सदस्य नहीं हैं, लेकिन उसका आनंद लें और G20 के देश क्या अपनी दिशा और दशा तय करते हैं भारत के साथ, किस तरह आगे बढ़ते हैं, ये तमाम मुल्क भी देखें जिनको भारत ने यहां बुलाया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD, AU चेयर, NEPAD चेयर, आसियान चेयर, ADB, ISA तथा CDRI को भी न्योता दिया गया। यानी तमाम इंटरनेशनल फोरम जो हैं वो भी आमंत्रित हैं। देशों की बात हमने की, इंटरनेशनल फोरम भी सारे आमंत्रित हैं। यानी G20 में 20 देशों के तो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे ही, साथ ही वो भी लोग भी आएंगे जो भारत जिनको इनवाइट यानी न्योता दे रहा है। वहाँ ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम की नीति को सार्थक करता है।
अब इतने लोग कश्मीर में आएंगे, मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे, तो कश्मीर और भारत की असली तस्वीर से वो रूबरू भी होंगे। साथ ही भारत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाक और चीन की जो पोल खोलता है उसको और बल मिलेगा। दुनिया ये पहले भी जान चुकी है कि भारत जो कहता है वही करता है, और चीन या पाकिस्तान के जो तर्क हैं वो झूठे और बेबुनियाद कैसे हैं वो अब आपको हम समझाते हैं। क्या है G20 ग्रुप? यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 का निर्माण करते हैं। इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक मीटिंग होती है जिसको G20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी आतंकवाद, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पूरे दुनिया में जितना भी आर्थिक उत्पादन होता है उसमें 80% योगदान इन्हीं G20 के देशों का होता है। G20 का उद्देश्य एक तरफ जहां विकसित देशों के आपसी व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के पिछड़े देशों की मदद भी करना है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश G20 का हिस्सा हैं। तो आप देखें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। यानी विश्व के तमाम वो देश जो महत्वपूर्ण तौर पर विश्व में अपनी भूमिका रखते हैं वो G20 के सदस्य हैं, और वो तमाम राजनेता जो विश्व में अपनी छाप रखते हैं वो कश्मीर आएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि G20 में कौन कौन से देश ऐसे हैं जो अपनी छाप रखते हैं, और G20 की मीटिंग भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और भारत जब उसकी अध्यक्षता कर रहा हो तो आपका सीना गर्व से वैसे ही चौड़ा हो जाता है। और G20 की मीटिंग से देश को क्या फायदा होगा ये भी हम बताते हैं। कश्मीर में G20 की से पहले G20 की यूथ यानी यूथ 20 की भी मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। G20 की यूथ और 20 यूथ की जो मीटिंग है उसके लिए सिविल 20 बैठकों के लिए चुने गए देश के 15 संस्थानों में एक कश्मीर यूनिवर्सिटी KU भी है। KU में C20 की वर्किंग ग्रुप की बैठक पहले से हो चुकी है। इस बैठक का मुद्दा जेंडर इक्वलिटी और डिसेबिलिटी था। G20 का ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है जो सिविल सोसाइटी, NGO और सरकारी प्रतिनिधियों को चुने हुए विषय पर चर्चा के लिए प्लेटफॉर्म देता है। ठीक, तो ये बात आपसे हमने साझा की कैसे G20 की बैठक में भारत ने कश्मीर में अपनी आवाज़ को बुलंद करके विश्व को ये बताने की कोशिश भारत की रहेगी कि वो विश्व गुरु कैसे है। और ख़ास तौर से कश्मीर का चुनाव भी इसलिए कि पर्यटक के दृष्टिकोण से, और साथ ही जो कश्मीर के विषय में नकारात्मकता पाकिस्तान और चीन ने फैलाई थी उसको कैसे साफ किया जाए। और जब विश्व के तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर में मेहमान नवाजी करेंगे तो वो खुद ब खुद इस बात को समझेंगे कि भारत में कश्मीर कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए शायद कश्मीर के लिए कोई भी आवाज़ उठती है तो भारत उसका विरोध कर देता है। खैर, अब दूसरी बड़ी खबर, आज बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सारी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तहलका मचा रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी चैट GPT को गूगल टक्कर दे रहा है। अब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक की। हरियाणा के 13 साल के कार्तिक ने कमाल का कारनामा दिखाया है। हरियाणा के झज्जर जिले के होनहार कार्तिक ने AI की मदद से ऑडिबल अखबार बनाया, जिसकी वजह से पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। मां पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए बेटे कार्तिक ने एक ऐसा ऑडियो विजुअल अखबार बनाया जिस पर न्यूज क्लिक करते ही एंकर खबर पढ़कर सुनाता है। साथ ही इस खबर से जुड़े वीडियोस को भी इस दौरान देखा जा सकता है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाला कार्तिक बताता है कि उसे अखबार की प्रेरणा मां से मिली। कार्तिक की मां को अखबार की खबरें अच्छी लगती हैं, पर वो पढ़ना नहीं जानती थी। मां की परेशानी को देखकर उसने ये अखबार बनाया। 13 साल के कार्तिक ने अपनी इस खोज को पेटेंट भी करा लिया है। साथ ही 25 अप्रैल को वो ऑडिबल अखबार का लोकार्पण अपनी मां के हाथों कराने जा रहा है। अपने ऑडिबल पेपर का नाम कार्तिक ने निकुंज रखा है। पहले आपको कार्तिक से मिलवाते हैं, फिर AI के विश्लेषण से कैसे दुनिया में बदलाव हो रहा है ये बताएंगे, और क्यों ये जरूरी है वो भी हम दिखाएंगे। तो देखें पहले कार्तिक को।
और सुनिए उसे। जो अखबार श्रीकुंज, ये वर्ल्ड फर्स्ट ऑडियो वीडियो प्लेइंग स्मार्ट ई न्यूज़पेपर है, स्मार्ट अखबार जी। इस अखबार से एआई अवतार या एआई एंकर जो है वो सारे न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ और कंट्री न्यूज़, वो न्यूज़पेपर में आती हैं, वो सारी पढ़ के सुनाएगा और चित्र भी दिखाएगा जी। श्रीकुंज अखबार का नाम, इस अखबार के ऊपर श्रीकुंज का मतलब भगवान श्री कृष्ण होता है। तो जी भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करने वाले हैं, भगवान ही, तो उन्हीं के नाम पर मैंने रखा है। और वो टैग और भविष्य में भी, भविष्य के कामों को पहले भी उन्होंने दर्शाया है पिछले युगों में। माँ की ममता और बेटे का प्यार, और उससे भी ज्यादा है ये इजहार। और जो इस तरह की चीजें बनाए उस पर क्या कहे, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन कार्तिक ने वो कुछ कर दिखाया है जिसकी जरूरत और जिसकी चाहत बहुत से लोगों के मन में होगी। खैर, आज हमने भी कुछ देर पहले चैट जीपीटी से कुछ बात की, कुछ जानकारियां चाहिए। आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है, उसके बाद इसका पूरा विश्लेषण करेंगे आपको। तो चैट जीपीटी कैसे काम करता है ये हम आपको बताते हैं। आप इनसे लिखकर या बोलकर भी कुछ पूछें तो ये ऐसे जवाब देता है। जैसे मान लीजिए मैंने इनसे जानकारी मांगी इंदिरा गांधी, अब इंटर किया और इंदिरा गांधी के विषय में ये जानकारी आनी शुरू हो गई। अब आप देखिए ये इंदिरा गांधी के विषय में ये चैट जीपीटी अपनी जानकारियां दे रहा है। उनका जन्म कब हुआ, कौन थी, किसकी बेटी थी, ये तमाम, ये गूगल से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में ये लिखता है। और इसके जो लिखने का तरीका है और जो इसका ज्ञान है, जो ये चीज़ें फैक्ट रख रहा है, वो भी कमोबेश बहुत ही सही रहता है। और आप इससे जो जानकारी ले रहे हैं इसको आप अपने इस्तेमाल में कर रहे हैं। ये मैं स्क्रीन पर ये दिखा रहा हूँ, देखिए उनके विषय में, इंदिरा गांधी के विषय में इन्होंने सारी बात रखी। सबसे बड़ी बात जो है, इसकी खासियत जो है, ये कुछ ही सेकंड में वो पूरी चीज़ बताता है, पूरा वृतांत बताता है जिसकी ज़रूरत आपको, हमें और किसी वैसे लोग को है जो समय अभाव में किसी की जानकारी तुरंत प्रभाव से चाहते हैं। तो ये एक कमाल की चीज़ है। और अब इसके विषय में आगे ये जानकारी दी जाएगी कि क्या इसके गुण फायदे हैं। तो आपने देखा कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। ये क्या है ये भी हम बताते हैं। चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से काम करता है। आमतौर पर समझिए तो ये आपको आपके काम का हर कंटेंट सेकंड्स में प्रोवाइड कराता है। आप इससे कोई सवाल पूछिए या कोई टॉपिक, आपको ये उस विषय पर पूरी कॉपी ठीक उस तरह से लिखकर दे देगा जैसे किसी एक्सपर्ट ने लिखा हो। न सिर्फ कंटेंट बल्कि ग्राफ, चार्ट, डायग्राम समेत हर तरह के टूल्स बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। इसे ओपन एआई ने डेवलप किया था। यह चैट बॉट गूगल की तरह आपके सवालों के उत्तर के लिए कई सारी लिंक्स नहीं देता। ये चैट जीपीटी आपको आपके सवाल के सटीक उत्तर आपके सामने चंद मिनटों में रखता है। इस टूल की मदद से आप कविता से लेकर कहानी और किसी विषय पर अच्छे आर्टिकल लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के बाद से ही दुनिया भर में इसने धूम मचाई और इसकी चर्चा की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अब तेजी से विकसित हो रही है और इसमें कई नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पिछले दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से फैसला देते हुए आरोपियों की जमानत रद्द कर दी थी। भारत में पहला मामला था, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसकी मदद से फैसले दिए जा रहे हैं। एआई की दुनिया में तहलका मचाने में सबसे बड़ा योगदान चैट जीपीटी का है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म जेनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया था। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करती है। इस कंपनी की शुरुआत 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने मिलकर की थी। उस वक्त ये कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट मिला और ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बदल गई। एलन मस्क ने ओपन एआई से 2018 में इस्तीफा दे दिया और इसके बाद 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में 83,000 करोड़ का निवेश किया। इस समय ओपन एआई की वैल्यूएशन $29 बिलियन के करीब है। ओपन एआई का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। जहां एक तरफ ओपन एआई दुनिया के लिए बहुत से फायदे लेकर आई है, वहीं इसके आने से भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे भी पैदा हो गए हैं। चैट जीपीटी की वजह से दुनिया भर में नौकरियों का खतरा है। यूएस के 1000 व्यापारों में 49% ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
वहीं करीब 30% फर्म जल्द इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे। यूएस में 48% कंपनियों में कर्मचारियों को चैट जीपीटी की वजह से निकाल दिया गया। ये दुखदाई बात है। यूएस की 25% कंपनियों ने चैट बॉट की तरह से वो $75,000 से ज्यादा की बचत कर ली है, और वो भी तब जब चैट जीपीटी के अंदर बहुत सी खामियां हैं। चैट जीपीटी अभी हर तरह के सवालों का जवाब देने में बहुत सक्षम नहीं है। जैसे अगर इससे साल 2023 की किसी जानकारी के बारे में पूछने पर उसका उत्तर ये नहीं दे पाता है। हालांकि हो सकता है आगे जब इसकी खामियां सुधारी जाए तो उसमें कुछ और नई चीजें आए, क्योंकि इससे उसमें पहल की जानकारियां ही फीड है। पहले की जानकारियां 3 मंथ पहले की जो जानकारियां होती हैं वो इसमें फीड रहती हैं और वो आपको बताता है। आपको बता दें कि अभी चैट जीपीटी हर प्रकार की इमेज या वीडियो नहीं बना सकता। चैट जीपीटी अभी हर भाषा में जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। स्कूल के बच्चे इसका प्रयोग करके अपना होमवर्क कर रहे हैं, जिस कारण बच्चों में जो क्रिएटिविटी थी वो खत्म हो रही है और हो भी सकती है। भारत में बेंगलुरु के कॉलेज में छात्रों के चैट जीपीटी पर रोक लगा दी गई है। इसके गलत उपयोग से बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि खत्म हो सकती है। चैट जीपीटी के आने के बाद कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी कर रहे हैं। अमूमन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। चैट जीपीटी के साथ भी ये बात है, जिसके कारण कई देशों ने इसे बैन भी कर दिया है। दुनिया में चैट जीपीटी जहां झंडे गाड़ रहा है, वहीं विदेश की बड़ी बड़ी परीक्षाओं को इसने पास भी किया है। भारत में यह फेल साबित हुआ। कुछ समय पूर्व चैट जीपीटी यूपीएससी के सवालों का जवाब देने में फेल हो गया था। यूपीएससी के 100 में से सिर्फ 54 सवालों के ही वो जवाब दे सका था। चैट जीपीटी अब देश की 4 बड़ी परीक्षा में चैट जीपीटी में फेल हो गया है और बाकियों में बामुश्किल से पास हुआ है। जेईई एडवांस में चैट जीपीटी 111 में से सिर्फ 26 सवालों का ही सही जवाब दे पाया और नेगेटिव मार्किंग के चलते इसे सिर्फ 1 अंक मिला। नीट के 200 सवालों में से सिर्फ 109 के ही जवाब सही दे पाया, जबकि 200 में से 180 सवाल करने होते हैं, जिसमें इसके मार्क्स आए 45%। क्लैट के 149 में 89, क्लैट में 51% मार्क्स हासिल कर सका। सीयूटी के 50% से 36 के ही सही जवाब दे पाया और 66% मार्क्स ही इसे मिले। यानी चैट जीपीटी भी अभी भारत में इतना सफल नहीं हो पाया है, लेकिन अब तक आए इसके 4 वर्जनों में से इसमें काफी सुधार किए गए हैं और शायद आने वाले समय में इसमें और सुधार हो जाए और ये सभी परीक्षाओं को पास करने में सक्षम हो सकता है। अगर सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए तो इससे समाज के भले के लिए बहुत कार्य किए जा सकते हैं। जैसे बच्चे इसका प्रयोग करके पढ़ाई कर सकते हैं। चैट जीपीटी की सहायता से आप अपने विचारों और अनुभवों को एक किताब में बदल सकते हैं। चैट जीपीटी की मदद से अलग अलग पहलुओं को समझा जा सकता है, इसलिए हम इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इस पर निर्भर ना हो। क्या एक बार फिर बताना? एक और युवा तुर्क के पार्टी छोड़ने की राह पर सचिन पायलट जा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर पायलट कैंप के अनुसार अब वह थक चुके हैं राहुल और प्रियंका के नए नए आश्वासनों से, और इसलिए अब उनके लिए और इंतजार करना मुश्किल होगा। मुश्किल ऐसे में कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले 26वें वो नेता हो सकते हैं। सचिन पायलट इसमें शुमार हो सकते हैं, यानी 26वें नेता के तौर पर सचिन पायलट हो सकते हैं। पिछले 9 वर्षों में जिन 25 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, उन सब की सिर्फ एक ही शिकायत राहुल गांधी की थी कि वो सुनते नहीं हैं और सिचुएशन को मिसहैंडल करते हैं राहुल। आइए अब एक नजर डालें पार्टी छोड़कर गए 25 नेताओं पर। जगदंबिका पाल, चौधरी वीरेंद्र सिंह, अजीत जोगी, हेमंता विश्व शर्मा, गिरधर गमांग, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला, एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, अशोक चौधरी, नारायण राणे, संजय सिंह, अल्पेश ठाकुर, राधा कृष्ण विखे पाटिल, टॉम वडक्कन, सतपाल महाराज, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, किरण रेड्डी, अनिल एंटनी, ये तमाम इस बारे में आइए अब सुनते हैं कि क्या कहा डॉक्टर जगदीश चंद्र ने 2 दिन पहले बेंगलुरु में हुए द जेसी शो में।
दो सवाल हैं सर। एक तो आपने क्योंकि जो संभावना ही व्यक्त की उसका अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी प्रबल है तो आपने कह दिया कि काफी प्रबल नजर आती है। बहरहाल अब कर्नाटक के चुनाव में इस स्टेज पर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी, फिर उसके बाद एक ही एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, उनका बीजेपी ज्वाइन कर लेना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये राहुल गांधी की और भूल है। राहुल गांधी इम्पैक्ट जिसे कहते हैं ना, राहुल गांधी इम्पैक्ट कह दो या बैड इम्पैक्ट कह दो उसको, जो है कि मेरे ख्याल से 9 साल में 23 बड़े लीडर छोड़ के चले गए। ये दो उसी श्रृंखला का एक और पार्ट हैं। दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। एक तो इसलिए चला गया, उसने कहा भी राहुल गांधी गलती नहीं करते। राहुल गांधी से बात करना मुश्किल है। राहुल गांधी सुनते नहीं है, सबका एक ही है, चाहे तो वो गुलाम नबी आज़ाद हों, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, चाहे जतिन प्रसाद हों, RPN सिंह हों, सिंधिया हों, पूरी फहरिस्त है यहाँ तो जो है, चाहे रेड्डी हों, जो भी हों। और सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ, नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकल गया, वो जो हेमंत शर्मा हों, उन सब एक ही था, मिस हैंडलिंग बाय राहुल गांधी। वो बियॉन्ड कंट्रोल है, ना प्रियंका के बस में ना मैडम के बस में है, तो चलता रहेगा ऐसे। तो बस ये वही वाली बात है ये कि वो चले गए छोड़ के जी। अब वो उस इसलिए चले गए। छोटी सी बात, वो जो अनिल हैं एंटोनी, उनके लड़के हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़ के आए हुए हैं। वो कांग्रेस के IT सेल के इंचार्ज थे। वो BBC की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उन्होंने कुछ समय विचार दे दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनके जो विचार थे पार्टी से नहीं मिलते होंगे उन्होंने, तो पार्टी उठा के सीधा उनको निकाल बाहर किया। तो बीजेपी वाले तो तैयार बैठ रहते हैं। बीजेपी के पास में इतना बढ़िया मॉनिटरिंग रहता है, कहीं कोई छोटा सा पत्ता हिले तो उनको एकदम से खड़क जाता है। दिल्ली में बैठ के बुला लेते हैं, शाम को प्लेन नहीं होता, रेगुलर सर्विस नहीं होती, चार्टर भेज देते हैं, आ जाओ भाई, फ्लाइट का वेट मत करो, जो है आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया। तो राहुल गांधी रहते सब होता रहेगा ये। और सब कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया है कि ये तो जैसे ऑर्डर ऑफ द डे है, चलने दो। ठीक वैसे ही जैसे चन्नी पर भी आजकल भाजपा के साथ संपर्क की बातें चल रही हैं। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो शुरू से महसूस कर रहा हूँ कि चन्नी के प्रति प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह का व्यवहार थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप दिखता है, डिफरेंट देन केजरीवाल और इन लोगों से, ऐसा मुझे लगता है। उनको लगता है शरीफ आदमी है, और ये वो जब आता है तो मिलते भी हैं उससे, वहाँ भी कोई सहायता मांगता है तो देते भी हैं उसको, अच्छी बात है। और फिर सर जालंधर उपचुनाव है तो एक ऐसी चेहरा चाहिए, अच्छी बात है। कंस्ट्रक्टिव एक कोऑपरेशन रहना चाहिए दलों के अंदर। राजस्थान में एक नए गठजोड़ के संकेत मिल रहे हैं। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के गठजोड़ के संकेत। सूत्रों के अनुसार पायलट ने अभी तक नहीं लिया है कोई अंतिम फैसला, फिर भी उनके भाजपा में जाने और थर्ड फ्रंट बनाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। 1 अप्रैल को भारत 24 पर प्रसारित द न्यू जेसी शो में भी पायलट और बेनीवाल के संभावित गठजोड़ के दिए गए थे स्पष्ट संकेत। हनुमान बेनीवाल एक अलग फोर्स है अपने आप के अंदर, जो है उनकी खासियत क्या है तो अकेले जीत के आए चुनाव, 3 MLA हैं, उनके एक MP हैं खुद यहाँ पे, जो है जाट पॉलिटिक्स में एक अलग तरह की थ्रेट हो गए हैं। वो कभी बीजेपी के साथ होते हैं, कभी नहीं होते हैं। किसान आंदोलन पे किसान बिल को लेकर अलग हो गए। अमित शाह और उन्होंने मनाने की कोशिश की पीयूष गोयल ने, लेकिन नहीं जची बात उनके, तो नहीं गए। ये भी बात अजीब थी कि उन लोगों ने कहा, वो नहीं माने। अब वो कहते हैं मैं तो 50 पे खड़ा करूँगा लोगों को अपने यहाँ पे, आई विल बी किंग मेकर। अब क्या दबंग आदमी है ना, यंग आदमी है, तो अब बाकी मैच्योरिटीज़ की उम्र के साथ साथ आती है व्यक्ति जीवन में, लेकिन राजनीति में तो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी नहीं है। राजनीति में तो आपको चाहिए एग्रेशन इज़ फुल ऑफ एग्रेशन, जो है। तो उन्होंने पायलट को कहा, बताया कि ठेको भी तुम खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, दोनों 100 सीट लाते हैं, जो ज़्यादा लाएगा वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। एक पॉलिटिकल गॉसिप जिसे आप कहते हैं, लेकिन ये तय है कि वो 50 सीटों पे खड़े करेगा। उससे समझौता या तो कांग्रेस करे या बीजेपी करे, कोई न कोई पार्टी उससे समझौता करेगी, ऐसा मुझे लगता है। न्यूज़ इनसाइट में आज इतना ही, और आपको उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि आपको ये पूरी इनसाइट की खबरें पसंद आई होगी। अब हम आपसे विदा लेंगे।